अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट अलीम इकबाल। और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। हमारा इंटरव्यू था ज़हीर के साथ, लेकिन वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, ज़िंदगी बहुत बिजी है, यूनी लाइफ है और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं, इसकी वजह से नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने सारा डाटा हमें प्रोवाइड किया है। जितनी भी चीज़ें मैंने उनसे पूछी थी वो सारी की सारी उन्होंने कंप्लीट डिटेल के साथ बताई हैं। तो उनकी ज़िंदगी आप हैरान रह जाएंगे। मतलब ऐसा स्टूडेंट जो है ना, वो मेरे लिए भी इंस्पायरेशन है। और फर्स्ट इंटरेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा और जो उनकी ज़िंदगी बदली है। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया कमाया है लगभग पिछले 3-4 सालों में। और ये मैं रोज़े से कह रहा हूँ। आप पिछले पॉडकास्ट में लोग कह रहे थे फेक ये वो। खुदा के बंदो, ये पॉडकास्ट रोज़े के अंदर हो रहे हैं। और अल्लाह माफ़ करे, हम पागल हैं कि आप लोगों को खुश करने के लिए हमने अपने रोज़े ज़ाया कर देने हैं। रोज़ा तो ज़ाया हो जाता है। इसके बारे में हदीस भी है कि जब रोज़े के अंदर बंदा झूठ बोलता है। इस तरह बच्चों वाली हरकतें ना किया करें। अगर अल्लाह ताला ने किसी का नसीब अच्छा लिखा है तो इसमें उसका भी कोई कमाल नहीं, आपका भी कोई कमाल नहीं और मेरा भी कोई कमाल नहीं। अब बड़े ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो आगे आप केस स्टडी देखेंगे जिन्होंने मेरे से भी ज़्यादा कमाया है। और इसमें टीचर का भी कोई कमाल नहीं होता, ये रब का लिखा हुआ नसीब होता है। अच्छा, ये हमारी ज़िंदगी की जो पहली इंटरेक्शन हुई थी ना 2020 में, ये कमाल की इंटरेक्शन है। तो इसका मुझे रैंडमली मैसेज आया सलाम वगैरह। उसके बाद थोड़े दिनों बाद दोबारा मैसेज किया। इसने मुझे मैसेज में कहा कि भाईजान, कोई सी एस को काउंटर स्ट्राइक की आपके पास फ्री स्किन होगी। आप पबजी तो आप लोगों ने देखी होगी, अगर आपको सी एस का नहीं पता। तो उसमें भी जैसे स्किन्स वगैरह होती हैं, तो इसमें वो जो बंदूकें वगैरह होती हैं उनकी स्किन्स होती हैं। तो मैंने इसे एडवाइस दी। मैंने कहा भाईजान, टाइम वेस्ट ना करो, स्किल सीखो, डॉलर कमाओ, खुद बाय करो। इतना सादा सा काम। और बंदे ने मुझे आगे से स्माइल भेज दी। और ये अब कितनी छोटी सी एडवाइस है, लेकिन आप देखिएगा कि इसकी जिंदगी पे इसका क्या असर क्या पड़ा। उसके बाद इसने जो मेरी यूट्यूब के ऊपर सीरीज थी 2020 में, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस 200-300 मैंने क्रिएट की थी, वो देखना स्टार्ट कर दी। और इसके 4 ऑर्डर्स आए जहाँ से इसने कोई थोड़ी बहुत अर्निंग भी की, कुछ डॉलर्स में, कोई 500 हज़ार या 2 हज़ार क्या लें। उसके बाद अब ये 3-4 साल गुजरे हैं और कहाँ पे खड़ा है अब। इसने अपनी पहली वेबसाइट बेची $20,000 की। उसके बाद दूसरी वेबसाइट बेची $40,000 की। और $25,000 उससे अर्न भी किया। फर्स्ट जो वेबसाइट है उसका इतनी डिटेल नहीं है मेरे पास कि कितनी इनकम की, लेकिन जिस हिसाब से बिकी है और जो मैं ग्राफ सिखाऊंगा, मेरे ख्याल से अंदाजन जो है ना 8-10 हज़ार डॉलर उसने भी कमाया है। तो अगर इन सब को सम अप किया जाए ना, तो ये लगभग 2.5 करोड़ रुपया बनता है। और ये भी पुराने रेट से मैंने हिसाब लगाया है। न्यू रेट पे तो इससे भी ज़्यादा बन जाता है। ये उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में रिमार्क्स दिए हैं कि मतलब वो आपका कितना ज़्यादा शुक्रगुजार है। कहता है कि 4 साल पहले जब वो मेरी पहली इंटरेक्शन हुई थी उसके साथ, वो 4 किलोमीटर पैदल चल के लाहौर की मेट्रो पे जाया करता था यूनिवर्सिटी जाने के लिए। अब उसके पास माशाल्लाह, उसको बाइक्स का शौक था, उसने 60 लाख रुपए की बाइक्स परचेज की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है। और अब जो उसने रिसेंटली वेबसाइट वगैरह बेची है, उसके पैसे वो लगा रहा है होम रेनोवेशन पे, अपना घर अपग्रेड करने पे। अच्छा, इसकी सबसे पहली वेबसाइट जो है, अब उसका जिक्र करते हैं। वेबसाइट का नाम है जी bestgamingreviews.com। स्टार्ट की गई थी दिसंबर 12 2020 पे और बेची गई नवंबर 15 के करीब करीब। ये एग्जैक्ट डेट का मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद एवरेज जो मंथली इनकम थी, जो ग्राफ मेरे पास है उसके मुताबिक $800। और ट्रैफिक जो एवरेज है वो भी जो ग्राफ मौजूद है उसके मुताबिक 700 क्लिक्स। अच्छा, लगभग जो अंदाज़ा है इस हिसाब से, वो ये मेरा ज़ाती अंदाज़ा है, ये मैंने उससे पूछी नहीं। लेकिन चूंकि सेलिंग प्राइस जो होती है वहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है। तो इसने लगभग कोई 10-12 मंथ अर्न किया है उससे, जो मेरे ख्याल से अंदाजन $10,000 के लगभग बनता है। और जो बेचने की प्राइस है उसने कंफर्म किया है $20,000। अब ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं थी, नेटलीफाई पे थी। वो भी वजूहात आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद नीश कौन सी थी? नीश थी जी कंप्यूटर हार्डवेयर, जीपीयूज, मदरबोर्ड, रैम और सीपीयू कूलर्स। अब इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी वेबसाइट है bestgamingreviews.com, ये इसका सारा डिज़ाइन है।
अब मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये इसकी पहली वेबसाइट है जो इसने $20,000 की बेची है। तो ये इस तरह कंप्यूटर के हार्डवेयर वगैरह जो हैं उन पे है। और इसने पता नहीं किस किस तरह से कंटेंट लिखा है दोस्तों वगैरह से, ये पता नहीं क्या क्या डील्स की थी। तो ये सारा कंटेंट लिख के अच्छे तरीके से क्रिएट करके फिर एक दोस्त था नेटलीफाई का एक्सपर्ट, उससे नेटलीफाई की थीम वगैरह बनवाई। नेटलीफाई बड़ी मेहनत होती है आर्टिकल पोस्ट करने में, बंदा बड़ा जलील हो जाता है। तो इस तरह ये वेबसाइट इसने क्रिएट की और $20,000 की बेची। और अर्निंग भी इससे राउंड अबाउट $10,000 तक जो डाटा है उसकी बुनियाद पे। अच्छा, उसके बाद तो अब वैसे मेरे जो स्टूडेंट होते हैं उनका ये फ़ायदा हो जाता है कि जो मैंने रिसर्च वगैरह की होती है ना इतने पैसे लगा के, तो वो उनको फ्री में मिल जाती है। अब जैसे कि ये नीश है, इस पे सरशान राई जो मेरे टीचर हैं उन्होंने बताया था, फिर मैंने रिसर्च की तो वहाँ से काफ़ी आइडियाज़ मिले, फिर स्टूडेंट्स को मैंने बताया। और ये जो राइटर है जिसने आर्टिकल लिखा है वो भी पता नहीं कितने राइटर्स का मैंने इंटरव्यू किया था, वहाँ से सिलेक्ट करके फिर मैंने इनको बताया कि आपने भी अगर लिखवाना है तो इनसे लिखवा लें। तो हमारे बहुत ज़्यादा पैसे और वक्त लग जाता है राइटर्स वगैरह ढूंढने में, निशेस ढूंढने में, और स्टूडेंट्स को मुफ्ती मिल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद इसका जो ट्रैफिक का ग्राफ है वो लगभग 1000 के करीब गया है, लेकिन उनको 500-600 के दरमियान रहा है। और जो इनकम थी वो भी एवरेज $800 के लगभग गई है। और बाद में फिर सोल्ड हो गई थी $20,000 की। अच्छा, उसके बाद इसकी जो दूसरी वेबसाइट है, इसका इसने एनडीए साइन किया था। तो पहले रिवील नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बंदे ने अबैंडन कर दिया जिसने खरीदी थी। तो इस वजह से मैं ये डाटा रिवील कर रहा हूँ। दूसरी वेबसाइट जो इसने अभी, इसको साल भी नहीं हुआ बेचे हुए, techiesmag.com, स्टार्ट की थी अराउंड मार्च 1 2021 में, बेची है अप्रैल 24 2023 में। तो ये लाजमी नहीं होता कि मतलब तभी स्टार्ट की गई है। ये डाटा मैंने लिया हुई से, ये स्टार्ट वाला। इसमें ये चीज़ होती है कि बड़े मंथ वेबसाइट पड़ी रहती है, काम नहीं होता, जब बंदा पुरानी से फारिग हो जाता है तो फिर न्यू पे वर्क स्टार्ट करता है। अच्छा, इससे टोटल इनकम जो जनरेट की है वो $25,000 है। तो इसको जो बेचा है वो लगभग $40,000 का, मतलब ये कि 2 करोड़ को टच करती है ये वेबसाइट टोटल इनकम के लिहाज से। और ट्रैफिक देखें सिर्फ 500 से लेकर 700 क्लिक्स, और ये भी नेटलीफाई के ऊपर। नीश क्या है जी, कंप्यूटर हार्डवेयर, जीपीयूज, मदरबोर्ड, रैम, सीपी कूलर वगैरह। इसका डिज़ाइन, ये इसका डिज़ाइन था, वही चीज़ है, मतलब जैसे दूसरा दिखाया उसी तरह मिलता जुलता डिज़ाइन। अच्छा, इसकी जो ट्रैफिक है, ये इसकी ट्रैफिक का ग्राफ है, ऊपर नीचे जाता रहा है। और मोस्टली कंसिस्टेंट रही है 500 से लेकर 700 के दरमियान। और उसके बाद जो इनकम है ये गालबन इसकी टोटल इनकम है, शायद इसमें से कुछ मंथ की मिसिंग भी हो, $21,760। उसके बाद मैंने बड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं जो मुझे लगा कि आपका भी दिल करेगा पूछने का। सबसे पहला, आपने नेटलीफाई को चूज़ किया, क्या आपने कोई फ़ायदा वगैरह देखा था इसके बारे में? तो उनका जवाब था, नहीं जी। वर्डप्रेस की वेबसाइट जो थी उनकी, वो मैंने भी देखी थी, मुझे बाद में याद आया, हिस्ट्री मैंने जब देखी तो वर्डप्रेस की वेबसाइट उनकी हैक हो गई थी। और हैक करके हैकर ने वहाँ पे कसिनो आर्टिकल पोस्ट कर दिए थे। अब ये ऐसे के लिहाज से मैं आपको बता दूं, कसिनो आर्टिकल जब किसी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट हो जाते हैं ना तो उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाती है, जितनी मेहनत की हो। तो फिर कोई और चारा नहीं था, इस वजह से नेटलीफाई के ऊपर मूव कर गए, क्योंकि वो सिक्योर होती हैं, हैक नहीं हो सकती। अच्छा, फिर मैं खुद क्यूरियस था प्रोफाइल बैकलिंक्स के बारे में, मैंने पूछा हाँ जी भाईजान आप प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाते हो? तो उनका रिस्पांस था, यस सर मैं अभी तक बनाता हूँ। और लेगिट एक वेबसाइट है, वहाँ से सरफियस नाम का बंदा है, ये गालबन कोई $15 लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो $15 में ये सेल कर रहा था। अच्छा, फिर मैंने ये पूछा है कि सेलर कितने बैकलिंग देता है आपको, उसने कहा अराउंड 75। फिर उसके बाद मैं क्यूरियस था कि एक्सपायर्ड डोमेन की क्या सूरत हाल है, आजकल ये यूज़ हो रही है या नहीं। तो मैंने पूछा हाँ जी भाईजान आपने एक्सपायर्ड डोमेन भी यूज़ की हैं? उन्होंने कहा हाँ जी 2 की हैं। उसके बाद आपने EEAT जो सबसे बड़ी बीमारी है उसको किस तरह से काउंटर किया है?
उसने कहा भाईजान मैंने इतना ख़ास नहीं किया। वैसे ये मेरे ज़ाती जो मेरा तजर्बा है, मैंने केस स्टडी भी की थी, नेटलीफाई को थोड़ा सा ना बल्कि काफ़ी थोड़े से ज़्यादा प्रीफ्रेंस देता है गूगल। मतलब वो जब देखते हैं कस्टम प्लेटफॉर्म है, कस्टम थीम है, तो उसको एक फीलिंग आती है कि बंदा जो है ना उसने मेहनत की हुई है क्वालिटी की चीज़ बनाने के लिए। अच्छा, वो कहता है कि मैंने सिंपल ऑथर की प्रोफाइल्स बनाई हैं, उसके बाद ऑथर्स का बायो ऐड किया है, उसके बाद जितने भी मेरे ऑथर से मैंने सबको कहा है कि भाईजान अपने लिंक्डइन पे जाओ और वहाँ से मेरी वेबसाइट को लिंक बैक करो, अपने डिस्क्रिप्शन में लिखो कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर काम करता हूँ। उसके बाद उसने फ्यूचर की स्ट्रेटजी बताई है कि मतलब जो अपडेट्स आई हैं 2023 में उसकी क्या सूरत हाल निकली है। उसने बताया कि पहले ऐसे होता था कि हम लगभग 30 आर्टिकल पोस्ट कर देते थे और वेबसाइट रातों रात रैंक हो जाती थी और अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। अब आ गया जी मुश्किल दौर, अब रोज़ के 3-4 आर्टिकल पोस्ट करने पड़ते हैं और फिर जाके जो है ना कोई फ़ायदा महसूस होता है। उसके अलावा उसने कहा है कि जो सबसे मुश्किल पार्ट है ना एफिलिएट मार्केटिंग में वो राइटर्स का है। वही मैंने बताया ना कि राइटर में हमने पता नहीं कितने लोगों के इंटरव्यू किए हैं और फिर जो सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं वो अपने स्टूडेंट को रेफर किए हैं। ये भी जो है ना बड़ी हिम्मत वाली बात होती है, राइटर कोई बंदा नहीं देता। अच्छा, मैंने पूछा हाँ जी भाईजान आपकी बैकलिंक स्ट्रेटजी क्या थी? तो उनकी बैकलिंक स्ट्रेटजी थी, गेस्ट पोस्ट क्रिएट की, उसके बाद फोरम बैकलिंक, फिर फोरम बैकलिंक, फिर कमेंट बैकलिंक और फिर गेस्ट पोस्ट। उसके बाद क्या आप अपने होम पेज को गेस्ट पोस्ट बैकलिंक देते हैं? ये इस मामले में बड़ा क्यूरियस रहता हूँ। अब बाप अगर ताकतवर है तो बेटों को खुद ब खुद फ़ायदा होगा, ये वो वाला सीन है। तो उन्होंने कहा जी 50-50, मतलब ये कि अगर दो बैकलिंक लिए हैं ना तो एक बैकलिंक होम पेज को दे दिया और दूसरा जो है वो आर्टिकल को दे दिया। पहले वैसे ये भी ज़्यादातर होता था कि एक आर्टिकल में दोनों को दे देते थे। आधा जो है वो मतलब स्टार्टिंग में आर्टिकल को दे दिया, एंड में जाके होम पेज को दे दिया वेबसाइट। अच्छा, उसके बाद आपने एंकर टेक्स्ट कौन से रखे हैं बैकलिंक्स वगैरह के? तो उनका जवाब था कि मैं कभी भी एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट नहीं बनाता, पार्शियल मैच बनाता हूँ। जैसे कि हाई एंड मदरबोर्ड हो गया, फाइंडिंग द राइट मदरबोर्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरा सवाल था कि आप फोरम बैकलिंक्स जो क्रिएट करते हो तो आप वहाँ पे एंकर टेक्स्ट जो है वो नेक रखते हो, मतलब नंगा यूआरएल फेंक दिया? तो उसने कहा हाँ जी, अब ये बड़ा रिस्की काम होता है, सारे नंगे रखते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद नेक यूआर एंकर टेक्स्ट फ्रॉम कॉमेंट्स टू, मतलब मैंने कहा कि जब आप कॉमेंट बैकलिंक बनाते हो तो क्या वहाँ पे भी यही सीन करते हो कि मतलब वहाँ पे एंकर टेक्स्ट जो है उसे नेक रखते हो? उसने कहा है कभी नेक रख लेते हैं और कभी नहीं रखते। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसमें काफ़ी फैक्टर आ जाते हैं, वेबसाइट क्वालिटी कितनी है, डू फॉलो नो फॉलो का भी फ़र्क आ जाता है और ये भी देखना होता है कि पहले कितनी कमेंट्स की गई हैं। अच्छा, उसके बाद उसने अपनी स्टोरी सुनाई है कि मेरे साथ हुआ ये था कि मेरी जो वेबसाइट थी ना वो पिनलाइज हो गई थी। तो पिनलाइज होने की वजह जब उसने रिसर्च की वो ये थी कि उसने जो गेस्ट हाउस परचेज की थी ना, न्यूज़ हंट 360, टाइम बिजनेस न्यूज़, फोर मार्क वगैरह। तो फोर मार्क तो वैसे एक सबमिशन वेबसाइट है जहाँ पे आप लिंक सबमिट करते हैं। तो इससे जो वेबसाइट का बहुत नुकसान हुआ है, मतलब ना वो बड़ी ज़्यादा डाउन गई है। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आपने जो टाइम बिजनेस न्यूज़ था वहाँ से बैकलिंक किस तरह रिमूव किया? उसने कहा जो सेलर था जिससे बैकलिंक वगैरह लिए थे उसको मैंने बोला तो उसके पास ऑथर अकाउंट थे, तो उसने उस आर्टिकल को ओपन करके वहाँ से लिंक रिमूव कर दिया। उसके बाद फोर मार्क ये भी सबमिशन टाइप वेबसाइट है तो वहाँ पे ओपन करके खुद ही रिमूव कर लिया और बाकी जितने भी स्पैम बैकलिंक्स थे उनको डिसअलाउ किया। मतलब ये कि अल्लाह ने ला ताल की, गूगल भाईजान मेरा कोई ताल्लुक नहीं इनसे। अच्छा, तो डिसअलाउ किस तरह किए? उसने कहा जी मैंने 3 लिस्ट जो है ना कंबाइन की, सैमरश की, एचरेफ की और गूगल सर्च कंसोल की जो बैकलिंक होती है लिस्ट, इन तीनों को मिक्स करके फिर उनको फ़िल्टर करके मतलब जो भी सेम होती हैं उनको निकाल के फिर उसके बाद मैनुअल छांटी की, मैनुअली जो फैक्टर्स हैं मैंने बड़ी दफ़ा बताए हुए हैं अपने लेक्चर्स में, उनको देख के तो फिर जाके लगभग 3000 से ज़्यादा स्पामी बैकलिंक्स भी फाइंड हुए हैं और उनको डिसअलाउ किया है। और ये उनकी राय है कि अप टू 70% चांस बढ़ जाता है जो स्पामी
वेबसाइट्स आपके खिलाफ बैकलिंक क्रिएट करती रहती हैं। ये एक बड़ा हसद फैक्टर होता है, नेगेटिव ऐसी होती है। अब जब आपके कंपेटिटर जो हरीफ होते हैं वो देखते हैं आप ऊपर जा रहे हैं, उन्हें कोई और स्कीम समझ नहीं आती, वो गंदी वेबसाइट, फाशी वेबसाइट पे जाके या जुए वाली वेबसाइट पे जाके वहां से बैकलिंक क्रिएट करवाने स्टार्ट कर देते हैं आपके खिलाफ। तो उसके बाद प्रो टिप फॉर बैकलिंकिंग जो उन्होंने शेयर की है, तो उसने कहा है कि आपके होनी चाहिए दो वेबसाइट्स। एक वेबसाइट जो है उससे आप लिंक एक्सचेंज करें, मतलब ये कि बंदे को, आपके जो कंपैटर वगैरह हरीफ हैं, उनको बोलें भाईजान मैं आपको बैकलिंक दूंगा सेम नीच वाली वेबसाइट से, आप मुझे बैकलिंक दो मेरी वाली वेबसाइट से। तो ज़्यादातर लोग मान जाते हैं, और जो आपने दूसरी एक इसी काम के लिए वेबसाइट रखी होती है वहाँ से बैकलिंक दे देते हैं। हो सकता है वो ठीक वेबसाइट हो, मेरे ख्याल से ठीक ही होगी, तो वहाँ से बैकलिंक दे दिया और जो अपनी असल वेबसाइट है वहाँ बैकलिंक ले लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने पूछा है कि भाईजान आपका क्राइटेरिया क्या है गैस को परचेज करने का। उन्होंने कहा है कि भाईजान उन्होंने तौबा कर ली है ये जो होते हैं ग्रुप्स वगैरह में गैस पोस्टिंग बैकलिंक्स, अब वो सिर्फ कंपेटिटर से लेते रहे हैं वेबसाइट के लिए, और एवरेज $40-50 पर बैकलिंक पे करते रहे हैं। उसके बाद मैंने पूछा वेलोसिटी, मतलब कितनी बैकलिंक आप क्रिएट करते हो। उन्होंने कहा है कि मैं एक माह में 3-4 बैकलिंक क्रिएट कर लेता हूँ, और ये उनकी राय है कि वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप एक माह में 10 बैकलिंक परचेज कर लेते हैं, गेस्ट पोस्ट कर लेते हैं, और 2-3 माह जो है वो बैकलिंक बिल्कुल ही नहीं क्रिएट करते, तो आपने वो जो 10 इतने पैसे लगा के परचेज किए थे उनका भी फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये कि गूगल उन्हें इग्नोर कर देगा, आप आउट रैंक हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अपना एक एनालिसिस शेयर किया है कि वो कहते हैं कि अगर वेबसाइट पे भी आप यही करें कि एक मंथ बहुत ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट करके बाद में करें ही ना, तो ये उन्होंने देखा है कि काफ़ी जो 200-300 आर्टिकल वाली वेबसाइट भी होती हैं वो डी इंडेक्स हो जाती हैं। तो गूगल को लगता है कि इन्हें अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये मैं लाजमी कह दूं कि अब जैसे बैक लिंको है, वहाँ पे बैक लिंको बिक चुकी है, न्यू आर्टिकल पोस्ट नहीं होते, लेकिन वो डेली बेस पे या वीकली बेस पे या कम से कम मंथली बेस पे अपडेट ज़रूर करते हैं अपने पुराने आर्टिकल्स को। एक तो उनके बड़े हाई क्वालिटी के आर्टिकल्स हैं और फिर ऊपर से उन्हें वो अपडेट भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़े फ्लिपिंग के बारे में क्वेश्चन थे कि आपने अपनी वेबसाइट कहाँ पे बेची है, तो वो उनका जवाब था फ्लिपा पे। उसके बाद कि पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ किया है फ्लिपा पे, तो पेमेंट मेथड उन्होंने यूज़ किया था बैंक ट्रांसफ़र, अपने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवाए थे। उसके बाद उन्होंने एक टिप शेयर किया फ्लिपिंग के हवाले से कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मोशन इन्वेस्ट पे जाते हैं फ्री लिस्टिंग के लालच में, लेकिन जब वेबसाइट बिक जाती है तो वो 20% चार्ज करते हैं, मतलब ये कि अगर लाख की बिकी है तो 20,000 उन्हें देना पड़ेगा। अब उन्होंने फ्लिपा पे $50 भरे हैं लिस्टिंग के, लेकिन फ्लिपा 10% फ़ी लेता है। तो इस तरह $50 मतलब 10-15 हज़ार भर के उनका 10 लाख रुपया बच गया। अच्छा, फिर मैंने ये पूछा है कि आजकल की क्या सूरत हाल है, तो मतलब 2024 जो आ गया है इसमें भी काफ़ी सूरत हाल, हाँ, टेढ़ी टेढ़ी लग रही है, मुश्किल हो गया। तो वो बता रहे थे कि आजकल वो प्रोग्रामेटिक एसईओ से अर्न कर रहे हैं। तो उसके अलावा उन्होंने अपना एक दुख भी शेयर किया है कि किसी बंदे ने उनका सारा कंटेंट कॉपी कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें लगभग 16 लाख का नुकसान हुआ है जो उनके अकाउंट में इकट्ठे हुए थे। उसके बाद मैंने पूछा है कि 2024 में आपका क्या ख्याल है। वो कहते हैं भाईजान एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना ये बड़ी टेंशन देती है बंदे को, बड़े मसले मसाइल होते हैं। लोकल एसईओ सुकून की ज़िंदगी, बड़ी करनी आसान है, एआई से भी काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं, और अगर आपने सुकून की खानी है तो लोकल एसईओ। तो ये था एक आज का ज़बरदस्त लाइफ चेंजिंग सेशन के एक बंदा जो किसी दौर में फ्री थीम्स बेचारा ढूंढ रहा था, उसको टिप्स मिली हैं, उसने उन टिप्स पे अमल किया है। हमारे यहाँ तो बस वो पागलों की तरह एक जगह टक्कर मारी दूसरी जगह टक्कर मारी, अमल किया है और देखे उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल गई है। उस बंदे ने 2-2.5 करोड़ कमा लिए हैं, वो भी यूनिवर्सिटी की लाइफ में होके। तो ये आप सब लोगों के लिए लाइफ लेसन है। अल्लाह हाफिज़।